हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ह्वेनसांग कौन था। 7वीं शताब्दी के भारत के बारे में उसने क्या वृतांत दिया है। हु वाज ह्वेनसांग? व्हाट डिस्क्रिप्शंस हैज बीन गिवन बाय हिम अबाउट द 7th century? प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ विदेशी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की और जो विवरण दिए हैं, उन विदेशी यात्रियों में चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे वो ह्वेनसांग हो, चाहे वो फाहियान हो, ये ऐसे विदेशी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत का विशद वर्णन किया है। और यह वर्णन भारत के इतिहास में भारतीय समाज के ज्ञान में वृद्धि करता है, इसलिए यह विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ह्वेनसांग की बात करते हैं। ह्वेनसांग के विवरण 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज की दशा को बताने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं ह्वेनसांग के इस विवरण को ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए। मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको संक्षेप कर सकते हैं। अगर टिप्पणी आती है तो टिप्पणी में तो आपको कम लिखना है, तो संक्षेप कर लीजिएगा। तो ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। उसका जन्म 602 ईस्वी के लगभग चीन के होनन प्रांत के चिनलिऊ नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता का नाम चेन हुई था। उसके 4 पुत्रों में ह्वेनसांग सबसे छोटा था। उसका पिता एक अध्ययनशील व्यक्ति था, जिसका प्रभाव ह्वेनसांग के जीवन पर पड़ा। वह बचपन में गंभीर मनोवृत्ति का था। उसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थीं। 13 वर्ष की आयु में वह अपने बड़े भाई के साथ लोयंग के बौद्ध मठ में रहने लगा। इसी समय चीन में सुई वंश का पतन हुआ और इससे फैली अराजकता के कारण वह अपने बड़े भाई के साथ चीन में स्थित चंगन गया। फिर उसके बाद चांगतू स्थान पर जाकर हुंग हुई मंदिर में रहने लगा। यहाँ धर्म ग्रंथों पर उसके व्याख्यान हुए। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में वह प्रसिद्ध भिक्षु बन गया। उसने यह अनुभव किया कि चीन में बौद्ध धर्म का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं था। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने तथा पवित्र ग्रंथों का उनके मूल भाषा में अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण करता हुआ वह ताशकंद, समरकंद तथा पेशावर के मार्ग से भारत आया और हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत तक पहुंचने में उसे 1 वर्ष का समय लगा। कपीसा से गांधार, कश्मीर, जालंधर, कुलूट तथा मथुरा होता हुआ वह थानेश्वर पहुंचा। थानेश्वर से मतिपुर, अहिछत्र एवं सांकास्य होते हुए 636 ईस्वी के मध्य उसने हर्ष की राजधानी कन्नौज में प्रवेश किया। कुछ माह वहां रहने के पश्चात वह कन्नौज से अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भ्रमण किया। पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना शहर बिहार का। यहाँ प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों के उसने दर्शन किए। फिर वहाँ से आगे चलकर वह बौद्ध गया पहुँचा, जहाँ उसने बोधि वृक्ष की पूजा की। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र से मिला और 1.5 वर्ष तक वहीं रहा और योग शास्त्र का अध्ययन किया।
इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ पल्लवों की राजधानी कांची गया और वहां से आगे न जाकर उत्तर की ओर लौट पड़ा। यहाँ से चलकर वह वातापी के चालुक्य पुलकेशिन के राज्य, जिसे वह मोहोलच मैंने महाराष्ट्र आया। ह्वेनसांग पुलकेशिन सेकंड की शक्ति की प्रशंसा करता है और लिखता है कि उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। महाराष्ट्र से वह भड़ौच राज्य, मालवा तथा वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को वह हर्ष का दामाद कहता है। तत्पश्चात सौराष्ट्र, आनंदपुर, माहेश्वरपुर आदि नगरों से होकर सिंध पहुंचा। फिर ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया। यहाँ उसने व्याख्यान दिए, जिससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसकी ख्याति सुनकर कामरूप आसाम के शासक भास्कर वर्मा ने उसे अपने यहाँ आमंत्रित किया। फिर ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया। यहाँ उसने व्याख्यान दिए, जिससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। उसकी ख्याति सुनकर कामरूप यानी कि आसाम के शासक भास्कर वर्मा ने उसे अपने यहाँ आमंत्रित किया। कामरूप जाते हुए उसने हर्ष को बंगाल के करांजल नामक स्थान में सैनिक शिविर डाले हुए देखा था। कामरूप में उसका स्वागत सत्कार हुआ। वहां से वह पुनः कन्नौज लौट आया। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा तथा प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया। प्रयाग से ही उसने हर्ष से विदाई ली। वापसी में भी उसने मध्य एशिया के मार्ग का अनुसरण किया। प्रयाग से जालंधर एक माह रुका। पामीर और खोतान के मार्ग से होता हुआ 645 ईस्वी तक वह वापस अपने देश चीन पहुंचा। ह्वेनसांग ने ग्रंथ सी युकी की रचना की और लगभग 665 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हुई। ह्वेनसांग के सहयोगी हेली ने उसकी जीवनी लाइफ ऑफ ह्वेनसांग नामक ग्रंथ की रचना भी की है। ह्वेनसांग ने 15 वर्ष तक भारत में रहते हुए भारत के विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हुए कई ऐतिहासिक एवं बौद्ध सामग्रियों की जानकारी हासिल कर चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख शियुकी नामक पुस्तक यानी कि ग्रंथ में तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। इससे 7वीं शताब्दी के भारत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक दशा। ह्वेनसांग हर्ष की शासन व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उसने लिखा कि शासन व्यवस्था का संचालन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। भूमि कर के रूप में उपज का केवल 1/6 भाग ही लिया जाता था और राजकीय आय को 4 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग सरकारी कार्यों पर, दूसरा भाग कर्मचारियों को जागीरें देने में, तीसरा भाग विद्या एवं शिक्षा और कला की उन्नति पर तथा चौथा भाग विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को सहायता देने एवं लोकहित के कार्यों पर व्यय होता था। उस समय बेगारी प्रथा नहीं थी। राजा हर्ष स्वयं ही भ्रमण कर उन्हें बरसात के दिनों को छोड़कर प्रशासन का निरीक्षण करता था। राज्य में अपराध कम होते थे तथा अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। यद्यपि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, परंतु गंभीर अपराधों के लिए अंग भंग की सजा दी जाती थी, जैसे कि किसी की आंख निकाल लेना, किसी की नाक काट देना, किसी के हाथ काट देना। इस तरह से गंभीर अपराधों के लिए ये अंग भंग की सजा दी जाती थी। जनता की सुविधा के लिए सड़कों और सरायों का निर्माण करवाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। फिर भी डाकू सड़कों पर यात्रियों को लूटते थे। ह्वेनसांग स्वयं ही कई बार डाकुओं से अपने प्राणों की रक्षा बड़ी कठिनाई से कर सका था। उस समय की सामाजिक दशा।
ह्वेन-सांग के अनुसार 7वीं शताब्दी का भारतीय समाज वर्ण और जाति प्रथा के आधार पर आधारित था। निम्न जातियां उच्च जातियों के आवाज से दूर रहती थीं। लोग लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं मछली का बहुत कम प्रयोग करते थे। ब्राह्मण लोग विद्यार्जन, क्षत्रिय युद्ध और वैश्य व्यापार किया करते थे। शूद्र वर्ग के लोगों का जीवन दयनीय था। ह्वेन-सांग के अनुसार समाज में आप अस्पृश्यता की भावना बलवती थी। चांडाल, मेहतर आदि अछूत जातियां नगर के बाहर रहती थीं। उनका स्पर्श और संसर्ग वर्जित था। विवाह सामान्यतः सजातीय होते थे। अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध था, परंतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में व्याप्त थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। उनके बीच पर्दा प्रथा नहीं थी। सिर्फ वैश्य और शूद्र स्त्रियां ही पुनर्विवाह करती थीं। विधवाएं श्वेत वस्त्र धारण करती थीं। लोगों के वस्त्र सादे परंतु सुरुचिपूर्ण होते थे। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का व्यवहार होता था। पुरुष टोपियां पहनते थे। दूध, घी, मक्खन, शक्कर, चावल, रोटी मुख्य भोज्य पदार्थ थे। धनी वर्ग के लोग नगरों में भव्य भवनों में रहते थे, परंतु गरीब लोगों के घर घास फूस से बने होते थे। स्त्री पुरुष आभूषण पहनते थे, परंतु पैरों में चप्पल पहनने का रिवाज बहुत कम था। पुत्र होने पर उत्सव मनाए जाते थे। शतरंज, पासा खेलना तथा नाटक देखना मनोरंजन के मुख्य साधन थे। मृतकों को शवदाह, जल विलयन और खुले में छोड़ देने की प्रथा थी। ह्वेन-सांग भारत के विभिन्न भागों के लोगों की चारित्रिक विशेषताओं के संबंध में भी लिखता है। उसके अनुसार कश्मीरवासी धोखेबाज और कायर थे। मथुरा विद्वता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था। थानेश्वर अभिचार क्रिया के लिए तथा कन्नौज परिश्रुत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। मालवा वाले विद्वान एवं विनम्र स्वभाव के तथा मगधवासी विद्वानों का आदर करने वाले थे। कामरूप आसाम के लोग ईमानदार मगर उग्र प्रवृत्ति के थे। उड़ीसा, आंध्र और धान्य कटक वाले भी उग्र स्वभाव के थे। महाराष्ट्री अभिमानी परंतु पीड़ितों के सहायक होते थे। आर्थिक दशा इस समय यानी कि 7वीं शताब्दी में हर्ष के काल में कृषि, उद्योग एवं व्यापार अच्छी दशा में थे। राज्य उपज का छठा अंश कर के रूप में वसूलता था। राज्य को सीमा शुल्क एवं चुंगी से भी आमदनी होती थी। वस्त्र उद्योग उन्नत दशा में था। सूत और ऊन को मिलाकर कोसेय वस्त्र बनाया जाता था। मखमल मखमल का भी निर्माण होता था। सोने चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त कोड़ियों एवं मोतियों का भी व्यवहार मुद्रा के रूप में होता था। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने पूर्वी एवं पश्चिमी बंदरगाहों से व्यापार करता था। विदेश को कपड़ा, चंदन, गरम मसाला, मोती एवं हाथी दांत की बनी वस्तुएं भेजी जाती थी तथा वहां से सोना, चांदी, हींग और घोड़ों का आयात होता था। ह्वेन-सांग ने कन्नौज के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है कि कन्नौज नगर 3 मील लंबा तथा 1.5 मील चौड़ा श्री संपन्न नगर था। नगर चौड़ी दीवारों से घिरे होते थे। उनमें प्रवेश के लिए द्वार बना होता था। सड़कें चौड़ी और गलियां सकरी होती थीं। कन्नौज में सैकड़ों विहार और 200 हिंदू मंदिर थे। धार्मिक दशा ह्वेन-सांग के अनुसार विदेशी भारत को ब्राह्मणों का देश समझते थे। ब्राह्मण धर्म अनेक शाखाओं में विभक्त था। सन्यासी समूचे देश में भ्रमण करते थे। वे भिक्षावृत्ति द्वारा भोजन प्राप्त करते थे तथा लोगों में ज्ञान का प्रचार करते थे। वैष्णव और शैव धर्म के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय भी थे। प्रयाग और वाराणसी ब्राह्मण धर्म के प्रमुख केंद्र थे। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जहां बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा होती थी और हर्ष 5 वर्षों की संचित समस्त संपत्ति दान में देता था। ह्वेन-सांग स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुआ था। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, तथापि
अनेक प्राचीन बौद्ध केंद्र उजड़ गए थे और उनमें रहने वाले भिक्षुओं की संख्या भी घट गई थी। बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में विभक्त था, परंतु कन्नौज की सभा में महायान शाखा की श्रेष्ठता साबित हुई। ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध विहारों की संख्या 5000 थी तथा उनमें 2 लाख भिक्षु रहते थे। कश्मीर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैन धर्म का ह्रास हो रहा था। यद्यपि यह धर्म उत्तरी भारत से विलुप्त प्राय था, तथापि दक्षिण में इसका प्रचार था। इस समय श्वेतांबर संप्रदाय ही प्रधान था। वैसे ही अधिकांशतः जैन धर्म को अपनाते थे। शैक्षणिक प्रगति 7वीं शताब्दी में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। समूचे भारत में अनेक शैक्षणिक केंद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार बालकों की शिक्षा 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी। व्याकरण, यांत्रिक, कला, वैदक, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं दर्शन की शिक्षा बौद्ध विहारों के अतिरिक्त गुरुकुलों में भी शिक्षा दी जाती थी। इन्हें राज्य की तरफ से अनुदान मिलता था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, जिसमें वाद विवाद को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा के प्रसार के साथ संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। हर्षवर्धन के समय में उत्तरी भारत में शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था। इसमें 8500 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक थे। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका इत्यादि जगहों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। ह्वेनसांग ने 1.5 वर्ष तक, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में 6 वर्ष तक नालंदा में रहकर आचार्य शीलभद्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। नालंदा में प्रवेश के नियम कड़े थे। यह बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। धर्म के अतिरिक्त विद्यार्थियों को वहाँ व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग के समय में नालंदा में 7 विहार और 8 प्रकोष्ठ थे। नालंदा महाविहार का पुस्तकालय 9 मंजिला था। हर्ष ने नालंदा महाविहार में एक सुंदर विहार का निर्माण करवाया तथा पीतल की चादर से आवेष्टित एक मठ का भी निर्माण करवाया और उदारपूर्वक दान दिया। इसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है, जो शताब्दी के भारतीय जीवन की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्वेनसांग ने भारत में रहते हुए भारत के अनेक शहरों की यात्रा करते हुए वहाँ के शिक्षा केंद्रों को, बौद्ध शिक्षा केंद्रों को देखकर जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ के द्वारा हमें हर्ष के शासनकाल में और हर्ष के समय 7वीं शताब्दी में भारत की दशा का महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कीजिए और इसको पढ़िए। परीक्षा में ह्वेनसांग के ऊपर प्रति वर्ष प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ह्वेनसांग को जरूर पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आप पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़िए और फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे शशांक के बारे में, यशोवर्मन के बारे में, मौखरियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।